हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, फैमिली अच्छी होगी। और नीट 2023 का एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है हो चुका है, रिजल्ट्स आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपनी गलतियों को देखना है, उनको सुधारना है, और 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसके लिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए रेडी कर लें। देखिए, कहते हैं कि मतलब समय आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन हम उस समय को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, हमारा सिलेक्शन और सिलेक्शन ना होने के बीच में बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। कभी कभी हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद कभी कभी हम प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो जिसके वजह से हम जो क्वेश्चंस को हमने जिन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा था वो भी क्वेश्चंस जो है गलत हो जाते हैं हमसे। जो एग्जामिनेशन हॉल में आपने क्वेश्चन पेपर देखा था वही क्वेश्चन पेपर अगर आपको आपके घर पे दे दिया जाए तो आप बेटर मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो क्या होता है ऐसा कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या ऐसा हो जाता है और घर पे ऐसा क्या हो जाता है कि जिसमें जो है काफ़ी बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं अगर वो पेपर हमको दे दिए जाए तो आज इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके सर्कल में जो भी तैयारी कर रहे हैं नीट की या जो तैयारी करने वाले हैं नीट के लिए, उनको भी आप लोग ये लिंक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन्फॉर्मेशन को पास करते रहिए। तो चलिए, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको अप्रोच करना है, जो मेरे एनालिसिस में, मेरे फाइंडिंग्स में आया है, वो ये है कि एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन किस तरीके से पढ़ना है, एनसीईआरटी को किस तरीके से अप्रोच करना है नीट के लिए, नोट्स कैसे बनाना है और किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ केमिस्ट्री के पोर्शंस को देखेंगे या बायोलॉजी के पोर्शन को देखेंगे, लेकिन ये रूल जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीईआरटी क्या सफिशिएंट है हमारे नीट के एग्ज़ाम को क्रैक करवाने के लिए, या फिर कुछ और भी मटेरियल्स हमको बाहर से पढ़ने होंगे। तो चलिए देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। और भी जितने भी फ्रेंड्स हों सबको बुला लीजिए और उनको भी ये चीज़ें शेयर कीजिए, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। और किस तरीके से जो है फैमिली का प्रेशर हो जाता है कभी कभी बच्चों के ऊपर। रिश्तेदार तो भगवान ने अलग से दे ही रखे हैं, उनका तो अलग ही प्रेशर होता है। खुद के बच्चे का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे के बच्चे जो है सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ उस चीज़ पे बहुत विशेष ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल भी हमें इन लोगों की बातों को सीरियस लेना ही नहीं है और अपना काम करते चलना है। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस एनसीईआरटी स्पेशल्स में कुछ की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और मैं अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों के सामने रखूंगा और उसको आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, करके देखिएगा कि क्या आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है कि हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटी फॉर नीट। एनसीईआरटी को किस तरीके से हमको नीट के लिए पढ़ना है, किस तरीके से जो चीज़ें हमने पढ़ा उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में डिज़ाइन करके फिर आंसर्स को कैसे लिखना है, नोट्स को कैसे बनाना है पढ़ने के बाद, और किस तरीके से नोट्स को नीट्स के लिए हमको पढ़ना है और बनाना है। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों के लिए मेंशन करेंगे, कॉलेज एग्ज़ाम के लिए और नीट के लिए, दोनों के लिए। चाहे वो क्लास 11th हो, 12th हो, 10th हो, 9th हो, ये हर जगह अप्लीकेबल है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्लास 9 to 12th आपकी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए
हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटी, पहले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 इज इम्पॉर्टेंट। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है जो कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। कई बार आप लोग सोच रहे होंगे क्लास 9th का चैप्टर है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह दिए हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, न्यूक्लियस, ये सब चीज़ें तो जनरल चीज़ें हैं, जनरल स्ट्रक्चर बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहीं से जो है कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे मुझे ईयर तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन दिया हुआ था गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और लिपिड की सिंथेसिस होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और ये लिपिड और प्रोटीन मिलकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने का काम करते हैं। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी लाइंस जो है क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक आपको हर चीज़ पढ़ना है। क्लास 10th में आपको दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जनरल चीज़ें आपको तो पता है, अरे यार इसको क्या पढ़ना, अभी तो हम 11th में पहुंच गए हैं, 12th में पहुंच गए हैं, तो हम बंडल शीथ ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, मीजोफाइल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड आता है, फास्फोइनोल पायरुवेट के ऊपर जो है इसको लोड किया जाता है, इसको मीजोफाइल सेल्स में जाता है, फिर वहाँ से वापस जो है हम बड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या है, इसी क्लास 10th के एनसीईआरटी से बायोलॉजी के ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। एज इट इज जो लिखा हुआ है बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, नीट में पूछा गया है। हार्ट सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन से क्लास 10th के पूछा गया है, बाइकैस्पिड, ट्राइकैस्पिड, सेमी लूनर वॉल्व, इन सब के बारे में इतने टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। हार्ट से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि जिसमें ईसीजी ग्राफ को रीड करने वाला होता है, PQRS वेव जो होती है, पी वेव का काम क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स का काम क्या है, टी वेव क्या करती है, क्या बताती है, आर्टेरियल रिपोलराइजेशन कब होता है, डीपोलराइजेशन कब होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाएंगे। तो क्लास 11th में पहुंच गए हम, तो क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड है। तो लिविंग वर्ल्ड में हम लोग पहले ही जो है व्हाट इज़ लिविंग वाले चैप्टर में हम लोग देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, लेकिन वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। इवन 2019 में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लाइफ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, टच टू सेंसिटिविटी, और कोई एक और ऑप्शन दिया हुआ था। तो उसमें तो आपको एक भी लाइन 9 to 12 छोड़नी नहीं है, वहीं से आपको पढ़ते हुए चलना है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। अब मान लो आपने 9 to 12 जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और पढ़ने के बाद जब भी आप जो है टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, तो उसके बाद जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों को फाइंड आउट करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। अब देखना है आपको कि आपने जिस तरीके से पढ़ाई किया है, क्या प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद चैप्टर्स को हमेशा सीरीज में पढ़ना है। एनसीईआरटी ने जिस तरीके से दे रखा है उस तरीके से ही पढ़ना है। बहुत लोग क्या करते हैं, चैप्टर 1 पढ़ें, उसके बाद चैप्टर 5 पढ़ने लगें, चैप्टर 7 पढ़ने लगें, चैप्टर 10 पढ़ने लगें। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा व्यू है, अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो उसके बाद 2 पढ़िए, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरीके से चैप्टर्स को पढ़ते हुए चलिए। एनसीईआरटी ने जो चैप्टर्स बनाए होंगे, अरेंज किया होगा, वो साइंटिस्ट लोग कुछ तो सोच करके अरेंज किए होंगे। इसलिए नहीं सोचे होंगे कि स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी हो, इसलिए कि स्टूडेंट्स को समझने में वो चीज़ें आसानी हो।
चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा कि कार्बन मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल को लेकर के ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। इतना तो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा। लेकिन अब फोटोसिंथेसिस के बाद रिस्पिरेशन दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्यों साइंटिस्ट ने दिया है, सर्कुलेशन क्यों नहीं दे दिया, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जो ये ऑक्सीजन बनी इन्वायरमेंट में गई, इसी ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया जाता है रिस्पिरेशन में, और इसी ग्लूकोज को क्या किया जाता है, कुछ तो प्लांट अपने लिए खा लेते हैं, अपने सर्वाइबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए, और जो बचे हुए ग्लूकोज होते हैं उनको स्टार्च की फॉर्म में अपने फ्रूट्स ट्यूबर सिस्टम में सेव कर लेते हैं। वापस ये जो ग्लूकोज बना है अल्टीमेटली तो ये सोर्स है नहीं एनर्जी का, तो फिर इससे एनर्जी बनाई जानी चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स ने, ये प्लांट्स ने क्या किया, इसी ऑक्सीजन का यूज़ करके इस ग्लूकोज को तोड़ करके क्या बनाया है, फाइनली एटीपी बनाया है। इस प्रोसेस को रिस्पिरेशन बोला गया, और रिस्पिरेशन में जो भी चीज़ें बनी उसको डंप कर दिया गया ब्लड में, और फिर वहाँ से शुरू होता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन। किस तरीके से हार्ट में 4 चैम्बर्ड होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, कैसे लंग्स से जो है चीज़ें आती हैं वापस ऑर्गन्स में जाती हैं, रिस्पिरेशन होता है, फिर वहाँ से राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से, फिर वापस लंग्स में, फिर ऑक्सीजन को बाहर, CO2 को, ऑक्सीजन को इनसाइड और CO2 को बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरीके से इस ग्लूकोज को, जो कि फोटोसिंथेसिस में बना था, उसको चाहे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी यूज़ किया जा सकता है, मसल सेल्स में भी यूज़ किया जा सकता है, यीस्ट में भी यूज़ किया जा सकता है एनर्जी बनाने के लिए, चाहे तो वो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो और चाहे तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन हो, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, चैप्टर्स को एक सीरीज में पढ़ना है। चैप्टर 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा। आपको कभी भी स्किप करके चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज, हर एक लाइन को पढ़ना है आपको, हर एक लाइन से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट पेपर को डिजाइन करते हैं उनको एक चीज वो ध्यान में रख के बनाते हैं पेपर को, कि हर एक बच्चे के पास इतना फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि वो जा करके कोचिंग करके ही तैयारी करके पढ़ें, अच्छे टीचर से अच्छी जगह जा करके वो पैसा दे करके पढ़ें। इतना सबके पास, सब स्टूडेंट्स के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो अगर आप लोग किसी कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत लकी हो, खूब मेहनत से पढ़ाई करने की ज़रूरत है। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये चीज़ें नहीं है, ये रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास तो एक ही चीज़ है ना, NCERT। तो जो भी साइंटिस्ट पेपर को डिज़ाइन करते हैं नीट के लिए, वो ये चीज़ें ध्यान में रख के डिज़ाइन करते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं इंडिया में कि जो सिर्फ NCERT है उनके पास। तो वो पेपर को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि NCERT, सिर्फ NCERT पढ़ने वाला भी क्रैक कर सके उस एग्ज़ाम को, और जो कोचिंग्स वगैरह में पढ़ रहे हैं वो भी उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर हमेशा, चाहे जब से AIPMT हो रहा था, चाहे CPMT हो रहा था, चाहे तो नीट हो रहा है, हर टाइम का पेपर आप उठा करके देखेंगे, पेपर बिल्कुल बैलेंस्ड पेपर बनाया जाता है। बहुत सारे टाइम्स पे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि अरे यार इस टाइम तो जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आ गया, अरे यार इस बार तो प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आ गया, इस बार तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पूरा एकदम बोलबाला रहा, इस बार तो जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने भी 10-12 साल का जो है एनालिसिस किया है, तो मुझे यही फाइंड आउट हुआ कि हर एक टर्म में, एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें क्वेश्चंस बनाई जाती हैं वो वेल बैलेंस्ड कंडीशन में बनाई जाती हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट, हो सकता है किसी स्टूडेंट का जूलॉजी बहुत अच्छा हो सकता है कोई एक स्टूडेंट है जिसको बॉटनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, कोई एक है इकोलॉजी इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, कोई है जिसको बहुत ज़्यादा प्लांट फिजियोलॉजी ज़्यादा समझ में आ रही, किसी को ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ रहा है, किसी को एंजाइमोलॉजी समझ में आ रही है। तो पेपर को वेल बैलेंस्ड कंडीशन में बनाया जाता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो। तो कभी भी पेपर जो है एक पोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ जाते हैं।
हाँ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, डजंट मैटर, बट पेपर हमेशा वेल बैलेंस्ड होता है। अब अगर आप 11th में हैं, क्लास 11th में, तो अपने एनसीईआरटी को किस तरीके से आंसर्स को लिखेंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड तो होता नहीं है, फिलहाल अपने स्कूल के एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले सीबीएसई हमेशा क्या करती है, स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करती है, जितना सही है आपको नंबर देगी। कंटेंट कितना लिख रहे हो आप ये मैटर नहीं करता, क्या कंटेंट लिख रहे हो ये मैटर करता है। तो इसके लिए आपको कभी भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा गया है उतना ही प्रोफेशनलिटी से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, फ्लो चार्ट का यूज़ करना है। फ्लो चार्ट को बनाने के बाद अगर आपने उसको नीड है अगर क्वेश्चन की, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करो, फिगर बना दो, फिगर को एक्सप्लेन तब करो जब क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है, और जेन्युइन कंटेंट जो है वही उतना लिखो, जितनी डिमांड है उतना ही आपको डिलीवरी भी करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी है, आपके नंबर्स नहीं कटेंगे। अगर 5 मार्क्स से आपसे पूछ लिया कि कोई एक फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ लिया, तो आपको जो है किस तरीके से C3 साइकिल चलता है, तो C3 साइकिल के बारे में ही आपको लिखना है, ये नहीं कि आप उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते चले जा रहे हो। अगर आपने फ्लो चार्ट बना दिया तो नंबर आपको 5 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास उनको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ठीक है, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है वो चीज़ें समझ रहा है कि नहीं जो यहाँ से पूछी गई हैं, उसको चीज़ें पता है, उनको भी पता है कि 3 घंटे का समय है बच्चे के पास, तो वो उसके पास कंटेंट ज़्यादा है, लिखने के लिए क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसने जो है ज़्यादा चीज़ों को कम शॉर्ट वे में जो है लिखा है, तो नंबर मिलेगा आपको। और किस तरीके से हमको नोट्स को बनाना है नीट के लिए और क्लास 11th के लिए। तो क्लास 11th अपने कॉलेज एग्जाम के लिए नीट हमको कैसे नोट्स बनाना है, तो कोई भी टॉपिक है 3 पार्ट में नोट्स बनाना है। एक तो कॉन्सेप्चुअल नोट बनाना है कि कॉन्सेप्ट्स वाइज, जो कि आपके नीट के एग्जाम में काम आने वाला है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। दूसरा मीडियम, जिसमें फ्लो चार्ट होगा और एक्सप्लेनेशन होगा। तीसरा होगा लॉन्ग, जिसमें शॉर्ट नोट का शॉर्ट पॉइंट भी होगा, फ्लो चार्ट भी होगा, डायग्राम भी होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। और नीट स्टूडेंट्स के लिए कोई एक टॉपिक है मान लीजिए, तो उसका फ्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं मांग रहे हैं आपसे, वहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए पूरी प्रोसेस को कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके पास फ्लो चार्ट होना ज़रूरी है। और फ्लो चार्ट होने के बाद आपके पास, अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो आपको पूरे टॉपिक की नॉलेज है, तभी आपके पास फ्लो चार्ट है। और दूसरा शॉर्ट नोट होना चाहिए आपके पास, और तीसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होने चाहिए। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसका फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट आप तभी बना सकते हो जब आपके पास नॉलेज होगा उस टॉपिक का। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस, जो राइट ऑप्शंस हैं जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, जैसे फोटोसिंथेसिस पढ़ा है आपने, तो फोटोसिंथेसिस से जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में बन चुके हैं उसमें जो करेक्ट आंसर हैं उनके ऑप्शंस को भी आपको अपने नोट्स में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपके रिवीजन में बहुत आसानी होगी, अप्रोच करने में अच्छा रहेगा, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनको आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आपने जब फ्लो चार्ट बनाया तो उसमें बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल्व के बारे में आपने जिक्र किया, तो उस टाइम पे देखो कि बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल्व से जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर्स जो होंगे, राइट आंसर्स, उनको आपको उस जगह पे जहाँ पे आपने बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड वाल्व लिखा है उसके सामने आपको वो आंसर भी लिख देना है। इससे क्या होगा कि जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा और आप अपने टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहेगी कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो उस एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल में किस तरीके से हमको नोट्स बनाना है नीट्स के लिए, तो सीरियल वाइज हमको टॉपिक पढ़ना है, 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ना है टॉपिक्स को, 1 4 10 11 ऐसा पढ़ना नहीं है। ये मेरी खुद का ओपिनियन है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, आप फ्री हैं, एग्ज़ाम आपका है, पैसे आपके पेरेंट्स खर्चा कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, लेकिन जो मेरा व्यू है वो यही है कि टॉपिक्स को हमेशा सीरियल वाइज में पढ़ना चाहिए, और किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो उसको शॉर्ट नोट में बनाओ।
लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइन टू लाइन आपको अंडरस्टैंड करना है। कोई भी लाइन एनसीईआरटी में जो लिखी है उसका क्या मतलब है, क्यों लिखी है, वो बहुत सोच विचार करके लिखा गया है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक करना है। फोटोसिंथेसिस किस तरीके से रिस्पिरेशन से लिंक है, रिस्पिरेशन किस तरीके से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लिंक है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किस तरीके से स्क्रिटरी सिस्टम से लिंक है, इस चीज़ को आपको लिंक करना पड़ेगा। लिंक करेंगे टॉपिक को तो फिर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पूरे सिलेबस बड़ा है, चीज़ें बड़ी हैं, तो एक दूसरे को लिंक करते अगर चलेंगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं। और प्रीवियस, जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है, और जितने भी करेक्ट आंसर्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसको आपको अपने नोट्स में लिखना है और आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। अच्छा, रिवीजन में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रिवीजन में हम किस तरीके से रिवीजन करें। तो रिवीजन करने के लिए आपको क्या है कि पहले तो ढंग से देख लीजिए ना, रिवीजन में लिखा क्या है। रिवीजन का मतलब वापस से पढ़ना नहीं होता है कि पूरा पढ़ते रहें, जो है लिखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें, पढ़ते रहें, ऐसा करना ही नहीं है। री का मतलब होता है अगेन, विजन का मतलब होता है देखना। वापस आपको वो चीज़ें जो आपने पढ़ाई तो आपने पहले ही कर लिया है, टॉपिक वाइज फ्लो चार्ट बना लिया, पूरी प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लिए, शॉर्ट नोट बना लिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बना लिए। अब आपके पास टाइम है, 20 दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के, तो आप उस टाइम पे क्या करेंगे, रिवीजन करना है आपको। मैक्सिमम जितने टाइम्स आप रिवीजन कर पाएँ वो करना है आपको। तो रिवीजन करने के लिए आपको वापस से पढ़ना नहीं है, एक बार आपको देखते जाना है पूरे टॉपिक्स को। ये आपका पेज 1 है, ये आपका पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5। इसको पढ़ने में 5 मिनट्स लगाना है। 5 मिनट्स इसको पढ़ते जाइए, आपके दिमाग में चीज़ें भूलेंगी, ठीक है। जिस इंसान को नहीं भूलता है उसको मेंटल प्रॉब्लम है। इंसान का दिमाग, न्यूरॉन्स के बारे में हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे उसमें हमको पढ़ेंगे कि जिस इंसान को भूलता नहीं है, चीज़ें याद रहती हैं, हमेशा भूलती ही नहीं है, वो नई चीज़ें अब्जॉर्ब भी नहीं कर सकता है। भाई, जब पानी की बाल्टी पहले से भरी हुई है तो उसमें और पानी कहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता है, ऊपर से ही निकलेगा। तो इसलिए चीज़ों को भूलना बहुत ज़रूरी है। जिन इंसान को जो चीज़ें भूलती नहीं है तो इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर आप इतना बड़ा सिलेबस है, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भूलेंगे। इसलिए भूलेंगे क्योंकि आप नई चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि रिवीजन करते टाइम पे हमेशा जो है बार बार आपको रिवीजन करना है, आपको याद नहीं करना है, रिवीजन करना है। रिवाइज करते रहेंगे, करते रहेंगे, तो फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो फिर आपको क्या है कि जब आपने रिवाइज किया है तो आपके दिमाग में रिकॉल होने लगेगा कि अच्छा ये चीज़ तो मैंने पढ़ा है। 4 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन तो ये तो होगा ही नहीं, इस टॉपिक से रिलेट ही नहीं करता। 2 ऑप्शन में मैंने ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग में मैंने रिवाइज किया था। वो दिमाग ऑटोमेटिक रिकॉल करना शुरू कर देगा एग्जामिनेशन हॉल में। अब फिर आता है किस तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें हम। तो कॉन्फिडेंस हमेशा जब आएगा वो रिवीजन से ही आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से। आपके पास कंटेंट जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, वेल मैनेज्ड होना चाहिए, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अगर आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हो, तो फिर आपको ये नहीं कभी भी जो है, कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द कैलिक्स, व्हाट इज कोरोला, व्हाट इज एंड्रोसियम गायनोसियम, तो आपके टिप पे होना चाहिए वो कि हाँ ये चीज़ें हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपने पढ़ा है वो चीज़ें आप जो है अच्छे से उसको आपने फ्लो चार्ट में लिखा है, कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया है, शॉर्ट नोट बनाया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है, रिवीजन किया है। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट जो है आपके बिल्डअप होंगे, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। आज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, अब पढ़ने के बाद आप उसको रिवाइज कर रहे हो, फ्लो चार्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो, प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो फिर जो भी क्वेश्चंस आए हो उनको उठाइए प्रीवियस ईयर के, उनको सॉल्व कीजिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है आपके पढ़ने से, तो फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्डअप होता जाएगा। और कॉन्फिडेंस एक दिन में बिल्डअप नहीं होता, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मेहनत करने से ही बिल्डअप होगा। और मेहनत जो है हमेशा सही डायरेक्शन में करना है,
गधे भी मेहनत करते हैं, घोड़े भी मेहनत करते हैं, लेकिन घोड़े को करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है, जबकि गधे को कोई 10 रुपए में भी नहीं खरीदता है। कोई खरीदता हो तो बताइए। तो आज के डेट में हार्ड वर्किंग इज़ द की ऑफ सक्सेस नहीं है, स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस है। आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, पूरा जीवन बचा है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको कम टाइम में आपको दे रखा है नीट ने कि आपके पास सिलेबस यही है। तो अगर आपके पास सिलेबस है तो फिर जो है लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सिलेबस है, तो फिर आपको स्मार्ट तरीके से, जैसे सारे बच्चे कर रहे हैं जो निकाल रहे हैं, वैसे ही जो है हमको भी मेहनत करनी है। और पूरा रामायण नहीं लिखना है हमको, वहाँ पे कम चीज़ें, ज़्यादा चीज़ों को कम चीज़ों में लिखना है, ताकि हम लोग अच्छे से जो है पढ़ सकें टाइम पे। और सफलता के लिए नीट में जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं स्टूडेंट्स के पास। एक तो जब कोई नया नया बच्चा जाता है नीट के लिए तैयारी करने के लिए आफ्टर 12, तो उसके पास तो एक तो सबसे पहला जो प्रेशर होता है वो फैमिली प्रेशर होता है। फैमिली का प्रेशर होता है कि फैमिली मेरी क्या सोचती है, क्या एक्सपेक्ट करती है, पैसे दे रहे हैं पेरेंट्स जो है। और दूसरा होता है कि वहाँ पे जाने के बाद एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन बहुत सारी चीज़ों का होता है। कंपटीशन ये होता है कि आपके कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा एग्ज़ाम्स कराए जाते रहते हैं, मॉक टेस्ट होते रहते हैं। तो उसमें जो है अगर कम नंबर आ गए तो फिर उसके बाद जो है पेरेंट्स पूछते हैं कि अरे कितना नंबर मिला, जबकि उस मॉक टेस्ट से सिर्फ इतना सा है कि जो मैं बता रहा हूँ कि आपने जिन टॉपिक्स को पढ़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, सॉल्व कीजिए। अगर उसमें कम नंबर आ गए मॉक टेस्ट में तो और प्रेशर, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसका अलग प्रेशर। फिर उसके बाद रिलेटिव से रहते हैं, उनका तो अलग ही नाटक चलता रहता है, क्या हुआ आपका बच्चा गया था तैयारी करने के लिए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में ना देते हुए हमको ये सब जो प्रेशर हैं इनको ओवरकम करना है, तभी तो जा कर के हम अपने एग्ज़ाम में रिजल्ट दे सकते हैं। इन चीज़ों को साइड में रख के हम तभी अपने चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे जब हम सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे। हमारा दिमाग भी कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर थोड़ा सा भी उलझन आया तो फिर मोबाइल निकाल के देखने लगे, थोड़ी सी भी टेंशन आई तो दिमाग चाहता ही नहीं है कि टेंशन में रहे, वो तुरंत आपको फ्री चीज़ों पे ले जाएगा, जहाँ पे आप स्पेस रहेगा आपको, आप अपने मनमर्जी जो चीज़ें कर सकते हैं वहाँ ले जाएगा। तो इसलिए अपने दिमाग को एकदम फ्री करके छोड़ना है कि ठीक है आज मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा हूँ, इतना ही पढ़ूंगा और इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा, शॉर्ट नोट बना लूँगा, दैट्स इट, बात खत्म। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। हफ्ते में एक मूवी ज़रूर देखिए, उससे क्या होगा कि दिमाग को एक ही चीज़ पे लगाए रहेंगे तो दिमाग धीरे धीरे बोर हो जाएगा। तो इंटरटेनमेंट करते रहिए और जो चीज़ें मैंने बताया इस पर थोड़ा सा ध्यान देते रहिए। और थोड़ा सा हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है डिस्टर्ब होते हैं कि अरे सर सिलेबस तो जो है क्या ही सिलेबस दे दिया है केमिस्ट्री का, और ये 360-80 नंबर का तो जो है बायोलॉजी आता है, जबकि मैं बोलता हूँ कि मोर देन 450 जो है आता है बायोलॉजी। कैसे आता है तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे केमिस्ट्री का एक पोर्शन है बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट, मोनोसाइकेराइड, ग्लूकोज, डी फॉर्म, एल फॉर्म, ओलिगोसाइकेराइड के बारे में दिया है, ग्लाइकोजन के बारे में, स्टार्च के बारे में, सेलुलोज के बारे में दिया हुआ है। बायोलॉजी का पोर्शन है ये। प्रोटीन्स बायोलॉजी का पोर्शन है, हार्मोन्स बायोलॉजी का पोर्शन है ना। और उसके बाद इसमें जो है बाकी तो बायोलॉजी में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, ये तो जान ही रहे हैं। तो ये वाला जो बायोमॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर है इसको बायो केमिस्ट्री बोल सकते हैं। बायो भी है केमिस्ट्री भी है, तो बायो के अंदर जो केमिस्ट्री है हल्की फुल्की उसको हम यहाँ से समझ लेंगे। बहुत ही इजी सिलेबस है, बस ये है कि बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ जो है सिलेक्शन होना और ना होने के बीच में दो ही चीज़ें हैं। एक तो उनके पास मटेरियल तो रहता है, लेकिन मटेरियल इतना ज़्यादा रहता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि एग्ज़ाम पे टाइम पे हम किस तरीके से टॉपिक्स को अप्रोच करें, क्योंकि टॉपिक्स बहुत हैं और समय कम है। तो उसके लिए हमको शॉर्ट नोट बनाना है और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। एनिमल्स में और प्लांट्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें हैं। और 12th के सिलेबस से दे रखा है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जो कि मेंडल साहब के नॉन मेंडेलियन, मेंडेलियन दोनों दे रखा है। ह्यूमन वेलफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन ये उभरता हुआ जो है लाइफ साइंस का एक टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब जो है उभरते हुए टॉपिक हैं। और जब से कोरोना आया तो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का तो इतना यूज़ हुआ, वैक्सीन बनाने से लेकर के बायो में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उन सब में बहुत ही, कोरोना के टाइम पे तो बहुत ही सारा यूज़ हुआ। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट है। तो इन सब टॉपिक्स को क्लास 11 से लेके क्लास 12 तक जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में, और आपको दिखाऊंगा मैं कि आपसे सारे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं जो कि नीट में पहले पूछे जा चुके हैं। इन टॉपिक्स से किस तरीके से हम शॉर्ट नोट बनाएंगे, किस तरीके से हम जो है एनसीईआरटी को अप्रोच करेंगे, आप हमारे साथ जो है नीट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए अभी से आपको लगना होगा, अभी से आपको ध्यान देना होगा। जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, एक भी चीज़ें स्किप नहीं करनी है। तो इसके लिए क्या है कि जितना चीज़ें पढ़ाया जाए उसको रिवीजन करना है रोज़। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं तो वहाँ से उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपसे? अगर नहीं हो रहा है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चंस को ध्यान में देके पढ़ा रहा हूँ, सामने मेरे क्वेश्चंस पड़ा रहता है, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। तो मेरा हर एक वर्ड, हर एक लाइन जो भी मैं लिख रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, वो चीज़ें ये ध्यान में रख करके बोल रहा हूँ कि हाँ ये क्वेश्चंस आया होगा, ये क्वेश्चन आया है तो इसको स्टूडेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो मतलब आप पढ़ाई सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अगर आपको इस तरीके से कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करेंगे, मैं सॉल्यूशन दूंगा। और चैनल को आप लोग थोड़ा सा देखिए। बाकी एनसीईआरटी को इजी मैं बनाता हूँ। तो चलते इस जर्नी को यहीं से स्टार्ट करते हैं, और कल से जो है क्लास 11 से हम लोग अप्रोच करना शुरू करेंगे एनसीईआरटी को। क्लास 11 का कल हम लोग लिविंग वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास 12 का हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये ध्यान में रख के स्टार्ट करेंगे कि हम लोग जो है नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो उसके लिए जो है अभी से हम लोगों को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कम से कम एनसीईआरटी से जितना आ रहा है उसको तो नहीं छोड़ना है, और एनसीईआरटी से बाहर आता भी नहीं। सिलेक्शन के लिए एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट इन कंपेरिजन टू अदर मटेरियल्स। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं कल। कल से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के लिए भी, अपने कॉलेज एग्ज़ाम के लिए भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं जो चीज़ें मैं डिलीवर करूंगा, और नीट के लिए तो स्पेशली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम में, आप देखेंगे। तो चलिए, तब तक को चैनल को आप लोग देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने भी फ्रेंड्स को और बुलाइए, क्योंकि आप लोग जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए इजी को एनसीईआरटी बनाने में उतनी ही और मेहनत कर पाऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को आप लोग ध्यान दीजिए, चैनल को आप देख लीजिए, एनसीईआरटी को मैं देख लेता हूँ। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।